Hello students, in our last class we saw that how and in what condition or in what situation the Indian constitution makers framed the Indian constitution. Today we will see some of the guiding values of the Indian constitution. But before we go to the guiding value of Indian constitution, it is necessary for us to know some of the important opinions given by major personalities. We will see them. It is important for us to understand the overall philosophy of what our constitution is all about. We can do this in two ways. So before we know what is constitution, it is very important to know that with what philosophy our constitution is all about. Now, as you said that this we can understand with two ways. The first one is we can understand it by reading the views of some of our major leaders on our constitution. Number one, that we should read. हमें जो हमारे मेन लीडर्स इनकी ओपिनियन इन्होंने क्या कहा है कॉन्स्टिट्यूशन के ये जानना जरूरी है. एंड सेकेंडली इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलोसफी. कॉन्स्टिट्यूशन अपने बारे में अपने फिलोसफी के बारे में क्या कहता है, व्हाट फिलोसफी इट इज़ एक्चुअली बेस्ड, ये भी जानना जरूरी है. यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय रीडिंग द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो व्हेन वी सी preamble is nothing but like in a book you say the acknowledgement or you say the preface in a book. Same is the preamble is the preface of the constitution. So let's see, we'll see the preamble, but here we'll see the opinion of the major leaders, the dream and the promise. Mahatma Gandhi was not a member of the Constituent Assembly, yet there were many members who followed his vision. We'll see that we stated earlier that 299 members were there in the Constituent Assembly who made the Constitution, but Gandhiji was not one of them. He didn't take part in that Constituent Assembly even if he died in 1948. But many members फॉलोड हिज विजन. उनकी जो सोच थी, उनकी जो चिंताधारा थी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, उसको बहुत सारे मेंबर्स ने फॉलो किए थे. ईयर्स एगो, राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931, ही हैड स्प्लेट आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू. He has spelled out the constitution, what the constitution should be. He had said in his magazine called Young India in 1931. Let's see what he says. I shall strive for a constitution which will realize India from all, which is release India from all thraldom and patronage. स्लेवरी या किसी के दया में बचने वालों को हमें यहाँ से निकालना है. एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बनेगा जिसमें कोई भी व्यक्ति थ्रैल्डम स्लेवरी या किसी के सहारे से नहीं बचेगा, नहीं जिएगा. आई शेल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शेल फील दैट इट इज़ देयर कंट्री इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस. गरीब से गरीब लोग ये सोचे कि ये उनका देश है और यहाँ पे उनके लिए भी कुछ करने के लिए है, उनका भी वॉइस, उनका भी बोलना को, या वो जो बोलेंगे उनको भी सुनने वाले यहाँ है, ऐसा उनको लगे. एन इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल, बिकॉज देयर वर अनटचेबिलिटी, देयर वर पुअर पीपल. नाउ what Gandhiji said that an India in which there shall be no high class, no poor class or no low class. गरीब धनी ऊंचा नीचा की कोई प्रश्न नहीं रहेगा. An India in which all communities shall live in perfect harmony. बिल्कुल भाईचारा के साथ सभी लोग, सभी कम्युनिटी इस कंट्री में रहेंगे, ये उनका कहना है. There can be no room in
सच एन इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी और द कर्स ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि लोग अस्पृश्यता की श्राप में बंधे रहे। अस्पृश्यता इज अनटचेबिलिटी एंड शराब और ड्रग्स, नशे, शराब और नशे की श्राप में भी, कब्जे में भी लोग रहे। ऐसा कंट्री उनको नहीं चाहिए था, उससे आज़ादी वाला कंट्री चाहिए था। यानी एक कंट्री ऐसा हो जहाँ पे अनटचेबिलिटी नहीं हो, लोग दारू नहीं पिए, नशा नहीं करें। वुमेन विल एंजॉय द सेम राइट्स एज मेन। मेल फीमेल सब बराबर की राइट्स में जिएंगे, सबके बराबर अधिकार रहेगा। आई शेल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स। अगर ये हो जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये गांधी जी का कहना था 1931 में उनके मैगजीन यंग इंडिया में। अब कुछ और लोगों का कहना देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे, दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वाज शेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. Ambedkar, who played a key role in the making of the constitution, but he had a different understanding of how inequality could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. B.R. Ambedkar, जिनको मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन का और लीडिंग रोल लिए थे इन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनका ओपिनियन कुछ दूसरा था। गांधी जी के साथ उनके बहुत मतभेद उनका था, गांधी जी के साथ उनका ओपिनियन, एक दूसरे की ओपिनियन बिल्कुल मेल नहीं खाता था। तो ये गांधी जी को बहुत बार क्रिटिसाइज करते थे, गांधी जी के ओपिनियन को। और उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके लिए कुछ कहा, वो देखते हैं। On the 26th January 1950, we are going to enter life of contradiction. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी हम ऐसे एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बनाया है जिससे तो देश के लोग, हर लोग को इक्वल राइट्स मिले, लेकिन हम एक ऐसे लाइफ में जिएंगे जहाँ पे हमारे बीच में पॉलिटिकल इक्वालिटी तो होगा, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रहेगी। पॉलिटिकल इक्वालिटी कैसे होगा? जब एक बंदा एक वोट देगा, पॉलिटिकल इक्वालिटी। लेकिन सामाजिक जीवन में, अर्थनैतिक जीवन में हमारे बीच में इनइक्वालिटी ही रहेगा। इन पॉलिटिक्स we shall be recognizing the principle of one man, one vote and one vote, one value. एक आदमी का एक वोटिंग राइट्स है और हर किसी का वोटिंग का एक वैल्यू होगा। ये तो बराबर रहेगा पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल लाइफ में। इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन एंड वन वैल्यू। सामाजिक जीवन में और अर्थनैतिक जीवन में अभी भी हमारे बीच में किसी तरह की एकता नहीं रहेगा। हमारे सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारे बीच में ये एकता अभी भी नहीं रहेगा। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब दो चीज साथ नहीं मिलना, विरोध करना, एक चीज दूसरी चीज को विरोध करना, कॉन्ट्राडिक्शन। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। कब तक हम सामाजिक और अर्थनैतिक जीवन में इक्वालिटी नहीं सबको देंगे? इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। अगर हम ऐसे करेंगे ज़्यादा दिन तक तो हमारे राजनीतिक एकता भी या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी
राजनीतिक गणतंत्र जो है ये एक दिन खत्म हो जाएगा, हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये बी आर आम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, कंक्लूडिंग स्पीच उनका ये था। अब देखते हैं, फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग हिज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947। जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को नाइट में इन्होंने क्या कहा था? लॉन्ग एगो वी मेड अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। हम अपना डेस्टिनी के साथ लॉन्ग एगो एक समझौता किए थे। क्या है समझौता? एंड नाउ द टाइम कम्स। जो समझौता हमने किए थे, ये समय आया है। क्या है? व्हेन वी शैल रीडीम आवर प्लेज। ये जो समझौता हमने किए थे, ये जो सत्यता हमने किए थे, अब टाइम आया है उसके लिए काम करना, उस समझौता के लिए काम करना, उस सत्य के लिए काम करना, उस भाग्य के लिए काम करना। क्या है? नॉट होनली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली। ऐसा नहीं कि एक साथ सब कुछ हो जाएगा, बट धीरे धीरे उसको कैसे करेंगे वो देखेंगे। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर when the world sleeps, India will awake to life and freedom। क्योंकि 1947 15 अगस्त रात को अंग्रेज ने हमें आज़ादी दी थी, तो उन्होंने कहा जब सारी दुनिया सो रहे हैं तब इंडिया के लोग या इंडिया जगा हुआ है, लाइफ फॉर लाइफ एंड फ्रीडम। जिंदगी और फ्रीडम पाने के लिए इंडिया के लोग या इंडिया जगा हुआ है। अ मोमेंट कम्स विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू। हम पुरानी से नई की तरफ जाएंगे या जा रहे हैं। व्हेन एन एज एंड्स, एक युग का अवसान हो गया, एक युग खत्म हो गया, एक युग खत्म हो गया। एंड व्हेन द सोल ऑफ ए नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड्स अटरेंस, एक ऐसा देश जिसके सोल यानी जहाँ पे बसे हुए लोगों के आत्मा को बंद करके रखा हुआ था, उनका कोई फ्रीडम नहीं था, अब वो बोलेंगे। इट इज फिटिंग दैट एट दिस सोल मोमेंट वी टेक द प्लेस ऑफ डेडिकेशन। हमें डेडिकेशन की शपथ लेनी चाहिए टू द सर्विस ऑफ इंडिया। भारत माँ की सेवा करने के लिए हमें डेडिकेशन का प्लेस लेना चाहिए। एंड हर पीपल एंड टू द स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, और एक बड़ी मात्रा में कहा जाए ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए हम ये प्लेस लेंगे कि सब मिलजुल के रहेंगे। इतने साल के गुलामी के बाद आज़ादी जब मिला है, अब हम एक साथ मिल के बोलेंगे। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब लोगों को फ्रीडम मिलता है, लोगों को क्षमता मिलता है, तो साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, दायित्व बढ़ जाता है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट्स अपॉन दिस असेंबली। दिस असेंबली मतलब दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सोवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया। सोवरेन मतलब जहाँ पे एक कंट्री या एक देश जिसके पास पूरा राइट्स हो, वो अपने लिए हर कुछ डिसीजन ले सके, उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको इफेक्ट नहीं करे। दैट इज सोवरेन, सार्वभौम जिसको कहते हैं। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव endured all the pains of labor and our hearts are
आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस सॉरो। आज़ादी से पहले क्या क्या घटना हुआ है, कैसे कितने हमारे देश के भाइयों ने जान दी हैं आज़ादी के लिए, ये सबको पता है। इसके दुख, इसकी मेमोरी सबको पता है। सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ। अभी भी वो पेन ख़त्म नहीं हुआ है पूरा, अभी भी वो पेन बचा हुआ है। नेवरदलेस द पास्ट इज ओवर एंड इट इज़ द फ्यूचर दैट बेकन्स टू अस नाउ। जो अतीत है वह चला गया है, लेकिन जो फ्यूचर है वो हमें इनवाइट कर रहा है, वो हमें नया सिग्नल दे रहा है। दैट फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ ईज और रेस्टिंग बट ऑफ इंसेसेंट स्ट्राइविंग सो दैट वी may fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today। क्या कह रहे हैं कि हम आज तक जो प्लेज ले रहे थे, जो शपथ ले रहे थे इंडिया को कैसे बनाएंगे, वो आज़ादी के बाद वो फ्यूचर, वो इंडिया बनाना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमें ऐसे प्रचेष्टा करनी चाहिए, ऐसे अदम्य प्रचेष्टा करना चाहिए जो हमारे पहले से ली हुई बहुत सारे प्लेज को, शपथ को फुलफिल कर सके, और वो प्लेज हम आज फिर लेंगे। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर्स। जब हम कहते हैं हम देश के लिए सेवा करेंगे, मतलब देश में जो करोड़ों से लोग भरे हुए हैं उनकी सेवा करना असल में देश की सेवा। जो लोग पीपल आर सफरिंग, जो लोग गरीब है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, उनका सेवा करना, उनको खाना खिलाना, यानी वो लोग कैसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, ये सब करना हमारा दायित्व बनता है। इट मीन्स द एंडिंग पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। गरीबी और अज्ञता खत्म करनी है। डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बीमारी को ख़त्म करना है, और इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो हर किसी इंसान को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, असमानता है अपॉर्चुनिटी में, उसको भी ख़त्म करना है। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन to wipe every tear from every eye। The ambition of the greatest man, ये यहाँ पे the ambition of the greatest man जब कह रहा है, ये गांधी जी की बात कर रहे हैं। क्या? to wipe every tear from every eye, हर किसी का, हर एक इंसान का आँखों से आंसू पोंछना, ये हमारे जनरेशन के दायित्व होगा, काम होगा। They may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not ever। वो हमसे चाहे कितने भी दूर हो, भारत के किसी भी कोने में हो, लेकिन जब तक हर एक इंसान का आँखों का आंसू बहता रहेगा, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। ये जवाहरलाल नेहरू ने 1947 15 अगस्त की रात को ये स्पीच दिए थे। तो ये जो वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसके लिए हमने मेजर इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो अम्बेडकर हो, चाहे वो नेहरू हो, ये सोचा। लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो गाइडिंग वैल्यू है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है, उसमें इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, किस फिलोसफी पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बसा हुआ है, किस वैल्यू को लेके सोसाइटी में हम काम करना है, और हम कितना आगे है आज उसमें कैसे काम कर रहे हैं, वो देखेंगे। क्या आप सबको लगता है अभी भी हम बराबर है इंडिया में इतने साल की आज़ादी के बाद? सोचिए इस बारे में।